प्रथम राज्य, मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं यहाँ पे पहले, प्रथम राज्य। तो कल आपने देखा कि स्टेट्स जो हैं किस तरीके से कार्यवाही करते हैं और वो डेवलपमेंट के नए पाथ सेट कर रहे हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी मतलब राज्यों के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है, उससे भारत के पास और अलग अलग प्रकार के एरियाज और अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रहे हैं। मतलब इट्स ऑल अबाउट हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। भारत का जो अलग अलग प्रकार का वो है एरिया स्ट्रेंथ, जहां से हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कुछ नया कर सकते हैं तो कोई स्टेट नया कर दे, एक बात। अगर सैनिटेशन के फील्ड में कोई नया सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, उस पर कोई स्टेट कर रहा है। जैसे मान लो अगर हैप्पीनेस की बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे भूटान के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब ये सब कॉन्सेप्ट को स्टेट्स ने देखा होगा तभी इम्पैक्ट पड़ा होगा, यानी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर उनके। मध्य प्रदेश ने बोला कि हम हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो भारत का पहला राज्य जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया, डेडिकेटेड। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश ने हैप्पीनेस कमीशन बनाया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि आज इंडिया का जो डेवलपमेंट पाथ है, आज इंडिया का जो जीडीपी कैलकुलेशन है, उसमें किस तरीके से हैप्पीनेस को ध्यान दिया जा रहा है और इस तरीके से एक वेलफेयर इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, एक कल्याणकारी अर्थशास्त्र विकसित हो रहा है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स में इंडिया में। अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना ही होगा, ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अप्रोच पे उन्होंने काम किया था। ऐसे ही और भी अलग अलग सब राज्य हैं जो नए मानक स्थापित कर रहे हैं। कुछ और स्टेट्स के बारे में देख करके दो बिंदु जो हमने कहे थे कल, उस पर चर्चा करेंगे। और वो है क्या? डिक्लेरेशन और हेल्थ सेक्टर वाला। तो पहला लिखिए आज का असम। असम न्यूज में है। असम इसलिए न्यूज में, थोड़ा स्पीड बनाए रखेंगे भाई ताकि ज्यादा कवरेज हो सके। असम बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट एर्थ पे कमीशन। 8वां जो वेतन आयोग है, इसको बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, फॉर स्टेट एम्प्लॉइज, राज्य कर्मचारियों के लिए। यहां आप राज्य कर्मचारी शब्द भी लिख लेंगे। अपने राज्य कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग बनाने वाला, कॉन्स्टिट्यूट करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, दूसरा गुजरात। गुजरात जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एआई रिसर्च बॉडी बनाने की बात की है। अब देखो इस समय भारत के राज्यों में होड़ लगी हुई है, कौन एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा, कौन एआई सिटी बनाएगा, कौन एआई का पूरा एक अलग इकोसिस्टम बनाएगा। यानी एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम उपयोग कैसे अलग अलग राज्य कर सकते हैं। और उस दिशा में जब रिसर्च भी बढ़ेगा तो एआई और लाभ देगा। और एआई सेक्टर में सरकार ही केवल काम करेगी कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके काम करेगी। यानी पीपीपी मॉडल में एआई रिसर्च की एक बॉडी हो स्टेट में जो इस दिशा में अच्छे से काम करे। स्टेट ने, गुजरात ने ये काम करा दिया। नेक्स्ट, अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पार्टनर विद स्टारलिंक। स्टारलिंक का नाम आपने सुना होगा। स्टारलिंक से पार्टनरशिप करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसमें क्या होगा? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज दी जाएंगी। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र ने ये काम किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने प्राइवेट सेक्टर के साथ इस तरीके से हाथ मिलाते हुए इस दिशा में नया काम किया। नेक्स्ट, अगला जो विषय है वो है राजस्थान। राजस्थान बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फुली डिजिटाइज। इसने डिजिटाइज किया है, डिजिटलीकरण किया है। किसका? वोटर रोल्स का। वोटर रोल्स यानी जो मतदाता नामावली है, निर्वाचक नामावली सुना है आपने, है ना? तो वैसे ही वोटर जो रोल्स हैं अंडर एसआईआर आप सुन रहे होंगे बहुत, इस पे बाद में बात करेंगे डिटेल में मेंस के हिसाब से। अभी तो पीटी वाले
फ्रंट पे चल रहे हैं। तो SIR स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, इसके क्रम में ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, राजस्थान पहला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट, इंडिया। इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने ऑफर किया है पेड मेंस्ट्रुअल लीव टू ऑल वर्किंग वुमेन? कर्नाटका। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है जिसने पेड मेंस्ट्रुअल लीव टू ऑल वर्किंग, ऑल शब्द है देखो भाई, किसी एक को नहीं, ऑल शब्द इसने किया। इसका मतलब विमेन एम्पावरमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पे कुछ गाइडलाइंस भी हैं। ठीक है, अलग अलग हाई कोर्ट्स भी महिलाओं के इस अधिकार को मान्यता देने की दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। मतलब अब एक नया कॉन्सेप्ट विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में उभर रहा है कि किसी भी तरीके के मतलब बायोलॉजिकल फीचर को डिसेबिलिटी का आधार न बनाया जाए, है ना, यानी उनके एम्पावरमेंट के मार्ग में कोई बाधा न आए, इसलिए ये काम किया गया है। तो इसे आप जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी इन सब को जोड़ करके अपने मेंस में लिख देंगे। नेक्स्ट, पंजाब। पंजाब भारत का पहला राज्य बना है अभी हाल ही में जिसने अमेंडेड भारत नेट स्कीम को इंप्लीमेंट किया है, यानी संशोधित भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम को लॉन्च किया। अब आप इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है। इसमें जो ग्राम पंचायतें हैं हमारे देश में, ग्राम पंचायतें, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए ये भारत नेट स्कीम काम करता है। यानी आप इसको पंचायतों से जोड़ करके देख सकते हैं। जब आपसे मेंस में सवाल पूछा जाएगा कि पंचायतों को सशक्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किया है, आप समझ रहे हो, उस लेवल पे जाओ। अब अपने को छोटा मोटा स्टूडेंट मत मानो, नहीं तो इतने मेहनत का कोई वो नहीं मिलेगा फल। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, देखो आज के समय में इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनेट हैज बीन डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट बाय केरला गवर्नमेंट। केरल सरकार ने कहा ये मानवाधिकार है, क्योंकि बिना इंटरनेट के कुछ कर सकते हो? डेटा नहीं है, आपको कोई भी सूचना लेनी है, सोशल मीडिया चलाना है, आज ये सब चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर पाते अगर ये नहीं है। इसीलिए आप देखो कि अगर इंटरनेट पर बैन कर दिया जाए तो आग बबूला हो जाते हैं। इंटरनेट पर बैन हुआ नेपाल में, कई देशों में जब होता है तो ये सब चीजें होती हैं। कश्मीर में भी आप ये मामला देख चुके हैं कि जब हुआ था तो वहां पत्थरबाजों ने किस तरीके से कार्रवाई करी थी। ठीक है, तो ये एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है। भारत नेट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ऑफ द कंट्रीज ग्राम पंचायत, मतलब भारत में जितने भी ग्राम पंचायत हैं सबको ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इससे प्रदान होगा। और इसमें क्या है, ये संशोधित शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि भारत नेट स्कीम में दो नई चीजें जोड़ दी गई हैं कि ई हेल्थ और ई गवर्नेंस पर फोकस होगा। ई गवर्नेंस, ठीक है, ई हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ और आपका ई गवर्नेंस। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़िए। गुजरात। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल फोकस्ड यानी जनजातीय केंद्रित जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की, क्यों? क्योंकि ट्राइबल वेलफेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोदी का कहना है कि भाई जो जेनेटिक डिजीजेस हैं ट्राइबल्स में, सीकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और तमाम सब चीजें, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। हमारे देश में आप साइड में लिखते रहेंगे शब्द, पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, इस पे सवाल पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि पीवीटीजी कितने हैं हमारे देश में।
तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए या केवल लिखिए गूगल पे पीवीटीजी और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, खुल करके आ जाएगा कि 74 आपके पास पीवीटीजी हैं देश में। और ये सबसे ज्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटीज परेशानी झेल रहे हैं उनको हम पीवीटीजी बोलते हैं। नाम में ही क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ऐसे लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज, अफोर्डेबल हेल्थ की सुविधा देने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मैंने आपको बताया था कि अभी बीच में बिरसा मुंडा के नाम से एक नया जो है वो लॉन्च किया गया है वैक्सीन, यानी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। ये भी आप चाहें तो लिख लीजिए। इंडिया ने अपना इंडिजिनस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया है, यानी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर जो है टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर उधर है यूके में, हमने अपना किया है। और ये भी उसको हमने बिरसा 100 नाम दिया है, बिरसा मुंडा के नाम पर वो काम किया गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या होगा, इससे ट्राइबल आइडेंटिटी और जो रेसिस्टेंस है वो सब तमाम चीजें इसमें दिया जाएगा। गुजरात ने ऑफिशियली 2025 को ट्राइबल प्राइड ईयर घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2025 को ट्राइबल प्राइड ईयर घोषित किया गया है। आप ये बताइए कि राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आइए राजस्थान। राजस्थान बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफर कैशलेस ट्रीटमेंट आउटसाइड। राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने कैशलेस ट्रीटमेंट की जो सुविधा है ये राज्य से बाहर, मतलब आपको राजस्थान में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन राजस्थान के बाहर भी अगर राजस्थानियों का ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। ये बहुत बड़ी चीज है ना, ट्रीटमेंट आउटसाइड। इंग्लिश में लिख लीजिए, राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ऑफर कैशलेस ट्रीटमेंट आउटसाइड। देखो कितनी तेज गति से राज्य आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत ये काम किया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट, राजस्थान बता ही रखा है अभी थोड़ी देर पहले आपको। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का अभी आपने देखा होगा ऑर्डर आया था, किस पर? स्ट्रे डॉग्स पर, स्ट्रे डॉग्स पर। और इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान became the first Indian state to implement Supreme Court order on stray dogs। अब जैसे मान लो कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे जीव जंतुओं का इशू आ जाए, देखने को मिले, जैसे बीच में एक कुछ साल पहले केस आया था कि एक जो है हथिनी थी, गर्भवती, प्रेग्नेंट, और उसके, यहाँ केरल में, उसके मुंह में पटाखा डाल करके कुछ अराजक तत्वों ने ऐसा काम किया, उसकी मौत हो गई थी। फिर आप देखिए कि बहुत से ऐसे जीव जंतु, जैसे घोड़े हैं, घोड़ों का आप किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं। फिर उसके बाद एलिफेंट हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं साउथ इंडिया में, फेस्टिवल्स मनाया जाता है, और फेस्टिवल में उन्हें इतना ट्रेन करके एकदम पूरा उनका वजन, सोचो ऐसे खड़े हुए हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सब तमाम चीजें हैं, तो उनका ये बहुत ज्यादा शोषण है। अभी एक कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाने वाला था नेपाल में, तो जॉन अब्राहम ने नेपाल के पीएम को और प्रेसिडेंट को लिखा कि ये जो है फेस्टिवल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब जैसे न्यूज़ में आया ये सब, तो आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा कि जॉन अब्राहम के बारे में जानिए, ये सब करिए, लेकिन वो देखो कि इस थीम से किस तरीके से सवाल बनाएगा। यानी इसमें क्या निकल करके आया, एनिमल राइट्स,
एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल। तो आपको क्या पता है इसके बारे में कि कौन सा सबसे बड़ा कानून है जो पशु क्रूरता के संदर्भ में मतलब उसको हटाने के लिए काम करता है? एनिमल क्रूएलिटी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। इस क्रूएलिटी को दूर करने के लिए भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है, दो तीन कौन सी सबसे बड़ी बॉडीज हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, एक सेकेंड हाथ उठा के बोलो भाई, कौन बोल रहा था आप? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, 1960 क्रूएलिटी उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र becomes first Indian state to join Center's न्यूक्लियर पावर इनिशिएटिव। मोदी सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, न्यूक्लियर पावर इनिशिएटिव, न्यूक्लियर पावर इनिशिएटिव। तो न्यूक्लियर पावर इनिशिएटिव आप देख ही रहे हैं, शांति बिल और तमाम इस तरीके से आजकल हम पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर ट्रेड, ये सब पे काम कर रहे हैं। तो भारत का ये जो मिशन है, ये भारत को एक मजबूत नाभिकीय शक्ति संपन्न देश बनाने के लिए है, और इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने वाला पहला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से और समझा सकते हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे देश का, जिसको बोलते हैं जैतापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब भारत और दुनिया के अलग अलग देशों में न्यूक्लियर जो ट्रेड है या न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हैं, उसकी शुरुआत हुई, तो उसमें पहला जो एग्रीमेंट था वो यूएस के साथ था, लेकिन वो पहला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच का सिविल न्यूक्लियर डील, जो कि महाराष्ट्र में जैतापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए था। अभी आप आगे इंडिया फ्रांस रिलेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि फ्रांस हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर अपैरेटस, मतलब नाभिकीय जितनी भी सामग्री है, ये सब चीजें प्रदान करता है। तो इसलिए जैतापुरा भी आप जानते रहेंगे। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी लगातार न्यूज में है। मैंने कल आपको बोला था, परसेंटेज देख लीजिएगा इंडिया के एनर्जी प्रोफाइल में कितना परसेंटेज है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र हो गया। गोवा, गोवा बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट विद 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो 100% मतलब पूर्ण तरीके से काम करता है साइबर फ्रॉड के रिस्पॉन्स के संदर्भ में। इसको इंप्लीमेंट करने वाला पहला गोवा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। वो राज्य जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। पहले इसका महत्व समझो आप लोग। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनका एक अपना वर्किंग आवर होता है। 10 बजे से 6 बजे तक आपने काम किया, 10 बजे से 6 बजे तक आपने खूब मेहनत से काम किया और आप गए घर पे। उसके बावजूद आपके पास मीटिंग के लिए मैसेजेस, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, दुनिया भर के ऑफिस से चीजें आने लगती हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आपका टाइम तो फिक्स था ना, लेकिन आप घर पे भी हर समय जो है, जैसे कहते हैं कि आप हर समय टेलीफोन पे हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप कोई छुट्टियां भी नहीं मना सकते कि पता चला कि छुट्टी लेकर के कहीं गए हैं, वहां से कॉल आ गया, आप लगे पड़े हैं और उधर जो है समंदर कोई और देख रहा है और बाकी चीजें और कोई कर रहा है, आप बैठ करके काम कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि इसको एक पनिशेबल ऑफेंस भी बनाने की बात की गई है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि आपको एकदम हिंड्रेंस फ्री सिस्टम दिया जाएगा। और केरल ने इस मामले में किया है कि एकदम क्या करेंगे, हर जिले में ग्रीवांस जो रिड्रेसल कमिटी है वो बनाएंगे इस मामले में, कि कोई भी ऐसा केस आएगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर
समय पर जो वर्किंग आवर्स के बाद किसी को जबरदस्ती फोन करके बुलाना, काम कराना, ये सब काम कर रही है तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ट्रेवलर्स टाइम है या जो आपका पर्यटन है वो भी स्ट्रांग होगा। ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए वर्क प्रेशर, इसको आप जोड़ते जाइए मेन से। जो आज बहुत से लोगों के ऊपर प्रेशर है कि 8 घंटे काम करके ऑफिस से आए, उसके बावजूद देखो रात तक लगे हैं, 10-12 बजे तक। तो ऐसी स्थिति में जो वर्क प्रेशर है उसमें वो सुसाइड भी करते हैं, टेंशन्स भी होता है। पत्नी से झगड़ा होगा, पति कहेगी हमें टाइम नहीं दे रहे हो, बच्चे कहेंगे हमें टाइम नहीं दे रहे हो, रिलेटिव्स बोलेंगे तुम तो कॉल ही नहीं उठाते हो, कॉल नहीं करते हो, तुम्हारा सारा कॉल, अरे बात मत करो भाई, कॉल जो है तुम्हारा अलग अलग लोगों के लिए है, खाली ऑफिस ही तुम्हारा जीवन है। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, जो वर्किंग कल्चर है उसको ठीक करने के लिए केरल इसमें लीड कर रहा है। अब 2-3 बातें और इसमें सुन के फिनिश करो। केरल इज पाइनियरिंग अ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल ग्रांटिंग प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज द लीगल राइट। इसमें क्या मिलेगा, लीगल राइट आपका होगा ये, कि कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, घंटी बजी तो इग्नोर कर दो। इसको बोलते हैं राइट टू इग्नोर, राइट टू इग्नोर। ठीक है, राइट टू इग्नोर वर्क कम्युनिकेशंस आफ्टर ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर के बाद राइट टू इग्नोर वर्क कम्युनिकेशंस। दिस लेजिस्लेशन एम्स टू फॉस्टर अ हेल्दियर वर्क लाइफ बैलेंस। इसका मकसद क्या है, वर्क डैश लाइफ बैलेंस। अब देखो हमारे यहाँ इतने लोग हैं, वो मूर्ति साहब हैं और नारायण मूर्ति, कोई कह रहा है 70 घंटे हफ्ते में होना चाहिए, कोई कह रहा है 90 घंटे होना चाहिए, 10-10 घंटे काम करो, है ना, एक एक दिन में 12-12 घंटे काम करो। अगर इतना व्यक्ति काम करेगा तो आप समझिए कि उसका मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। आज सबसे ज्यादा मनोरोगी इंडिया में हो रहे हैं कि नहीं, मैंने एक दिन आपको बताया था, WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट्स में कहा गया है सबसे ज्यादा चिड़चिड़े, इरिटेशन आप देखो लेवल हमारी सोसाइटी में, और जो मेंटल हेल्थ है ये सब बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इन सब चीजों में लीड करने की जरूरत है, केरल मॉडल को और ज्यादा प्रोलिफरेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम पनिशमेंट फॉर लॉगिंग ऑफ। अगर किसी ने लॉग ऑफ कर दिया अपना सिस्टम कंप्यूटर कि हम नहीं तुम्हारा ईमेल लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, पनिशमेंट उसको नहीं दे सकते। और इसके लिख लो जो जो पॉइंट आपको ठीक लगे इसमें जो है। हाँ, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई है, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट में तो भाई मान लो अब राष्ट्रपति आ रहा है अचानक से, आपको आना है, जरूरत पड़ गई, तो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में तो सचिवालय में रात में बुला लेते हैं 9 बजे, कभी भी आपको भागना पड़ेगा, सरकारी सेवा है ना वो तो कल्याण के लिए है। प्राइवेट वाले दोहन करते हैं ना, ये उन लोगों के लिए व्यवस्था है जो दूसरों का शोषण करते हैं, कि काम कराना है 8 घंटे, मतलब 8 घंटे का काम है, कराना है 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, और पैसा और कम देना है और सर्विसेज उन्हें नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीवांस कमिटीज इसमें बनेंगी। ग्रीवांस कमिटीज यानी शिकायत निवारण समितियां इसके लिए काम करेंगी पूरे केरल भर में, जो देखेंगी कि इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वर्क रिलेटेड मैसेजेस को इग्नोर करना, ये है मामला। This will give the right to stop checking emails, call, video calls, meeting requests and messages. Next, Gujarat becomes first state to support Cruise Bharat Mission. Cruise Bharat Mission को सपोर्ट करने वाला, क्रूज भारत मिशन को सपोर्ट करने वाला पहला राज्य गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया जिसने एआई प्लेटफॉर्म डिप्लॉय किया है, एआई प्लेटफॉर्म तैनात किया है फॉर साइबर क्राइम पुलिसिंग। साइबर क्राइम पुलिसिंग। नोट्स अच्छा बनाना भाई, साफ सुथरा सब लोग, या बाद में फेयर कर लेना, क्योंकि जितना अच्छा लिखोगे उतना बाद में पढ़ने में मन लगेगा। एक बार में फिर आपका ये सब तैयार होगा, इन्हीं में से आपको सवाल आगे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसको अब फिनिश करते हैं। अब बाद में जो और स्टेट्स बचेंगे उसको अलग तरीके से देख लेंगे। एक और छोटा सा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और वो है डिक्लेरेशंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस, अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणाएं। एक सवाल इस पे सेट है, आईएएस पीसीएस दोनों में। इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस, ठीक है, बहुत ढेर सारे डिक्लेरेशन लॉन्च किसी किसी साल में बहुत ढेर सारे आ जाते हैं, 15-20 आ जाते हैं। किसी किसी साल में 5-6 सबसे बड़े डिक्लेरेशंस होते हैं। डिक्लेरेशन में सिंपल सवाल पूछता है कि ये किस संस्था से संबंधित है या उस डिक्लेरेशन का मोटिव क्या है। दो ही सवाल आपको डिक्लेरेशन में पढ़ना है। यहाँ साइड में लिख लो, किसने लॉन्च किया डिक्लेरेशन वो पता होना चाहिए, और दूसरा क्या, मोटिव, किस उद्देश्य से वो लॉन्च किया गया है। तो जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में रहा उद्घोषणा है वो है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, पता है आप लोगों को इसके बारे में? ये डिक्लेरेशन किसने जारी किया? G20 ने, ठीक है, G20 द्वारा जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन जारी किया। आपसे पूछेगा हाल ही में जारी किया गया जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? G20। G20 is the chairman of, chairman of G20, साउथ अफ्रीका। कोई बात नहीं, होता है ये, जब आप कमिटमेंट में होते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है इन सब चीजों का, ये तो आपको भी करना चाहिए, उठ पटांग बातें करो। ठीक है, G20 में आपको बताना है कि इस समय चेयरमैन साउथ अफ्रीका है, और ये जो G20 का समिट हुआ इसमें यूएस ने बहिष्कार किया इसका, यूएस इसमें शामिल नहीं हुआ। G20 का सबसे पावरफुल मेंबर है यूएस, और ट्रंप ने बोला हम G20 में इस साल भाग ही नहीं लेंगे, तो नहीं लिया भाग। क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑफ वाइट जेनोसाइड। इन्होंने आरोप लगाया ट्रंप ने कि साउथ अफ्रीका में जो श्वेत समुदाय के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन सबको शोषण किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हो गया, और लास्ट डे जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन लॉन्च हो गया। लिखिए क्या है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में मूल मूल बातें। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में पहली बात कही गई है, रिस्पेक्ट फॉर मल्टीलैटरलिज्म, यानी बहुपक्षीयतावाद के प्रति सम्मान हो। ठीक है, पूरी दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म जरूरी है। हम केवल सोचें कि बस ये एक दो संस्था या एक दो देश सिस्टम को चलाएंगे तो उससे नहीं हो सकता। तो बहुपक्षीयतावाद के प्रति सम्मान। दूसरा कहा गया कि सभी देश क्या करेंगे, फोर्स का या थ्रेट का इस्तेमाल टेरिटोरियल एक्विजिशन के लिए नहीं करेंगे, यानी भू क्षेत्रों पर कब्जा के लिए, करने के लिए शक्ति अथवा बल, शक्ति अथवा थ्रेट, मतलब थ्रेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? धमकी, धमकी का इस्तेमाल न करना।
ये बोला गया जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में कि, लिख लीजिए, ऑल नेशंस मस्ट refrain from threat or use of force to seek territorial acquisitions. इसमें नाम नहीं लिया गया G20 डिक्लेरेशन में कौन ये काम कर रहा है, तो इशारा था रशिया की तरफ, यूक्रेन की तरफ, इजराइल की तरफ, म्यांमार की तरफ कि आप लोग ये सब काम मत करिए। यूएन चार्टर का सम्मान, इसमें कहा गया यूएन चार्टर का सम्मान किया जाए। ठीक है, इसमें जो आएगा वो ये है, और आईएएस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G20 क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। इसमें मिनरल्स फ्रेमवर्क, G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड। क्रिटिकल मिनरल ये क्या है, ये वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक है पहल, नॉन बाइंडिंग है, गैर बाध्यकारी, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि मानना ही है, गैर बाध्यकारी नॉन बाइंडिंग है, और इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो ड्राइवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन सके। मतलब दुनिया मिलजुल करके क्रिटिकल मिनरल्स पे काम करेगी, स्पेशली G20 के जो देश हैं, इसके लिए इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं CM क्रिटिकल मिनरल, इसको क्या कराना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का माध्यम बनाना है, और इसके साथ साथ क्या करना है, प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसमें एक और बड़ी बात कही गई जो आपसे पूछा जा सकता है, फूड सिक्योरिटी के बारे में। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में खाद्य सुरक्षा पर एक जरूरी बात की गई, और वो ये था कि G20 रिकॉग्नाइज्ड, G20 ने मान्यता दिया द फंडामेंटल राइट, बोला ये फूड सिक्योरिटी फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन टू बी फ्री फ्रॉम हंगर, भूख से मुक्ति सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। इसको मान्यता G20 डिक्लेरेशन में दिया गया है, और यही SDG 1 है, निर्धनता और बेरोजगारी भूखमरी से मुक्ति दिलाना। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। AI फॉर ऑल, इसमें कहा गया है AI का अच्छा इस्तेमाल किया जाए, सबके लिए AI हो, फेयर तरीके से हो, ये भी बात इसमें कही गई। ठीक है, नेक्स्ट, ये मेंस में भी आएगा, ये सब चीजें पीटी मेंस दोनों एक साथ चल रही हैं, पेपर उठा के देखो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और बात कही, MDBs, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। कोई यूनिलैटरल डेवलपमेंट बैंक हो तो बताओ गड़बड़ बात है कि नहीं। जैसे चीन है, चीन बोले कि हमारा अपना बैंक होगा, बैंक ऑफ चाइना, जो पूरी दुनिया को लोन देगा, BRI पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो आप सोचो कि वो फिर क्या करेगा, इकोनॉमिक हेजीमनी यानी आर्थिक रूप से प्रभुत्व स्थापित करना, कोई देश ऐसा करेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हों। जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो ये मल्टीलैटरल है, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है, किसी एक दो देश के लिए नहीं कर रहा है। तो इन्होंने कहा जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में कि मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इसमें इसको रिस्पेक्ट किया जाए, इनका सम्मान किया जाए, इन्हें और स्ट्रेंथन, मजबूत किया जाए, ताकि एक क्या बन सके, मल्टीपोलर इकोनॉमी बन सके। और अंतिम बात इसमें कहा गया सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस हो। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब देखो ये नया शब्द है। ठीक है, धारणीय
औद्योगिकरण, उद्योगीकरण। आज इंडस्ट्री सस्टेन कहाँ कर रही है? सस्टेनेबल मोड में काम कर रही है? नहीं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है। इस मीटिंग में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में क्लाइमेट एक्शन की बात की गई, डिजास्टर रेजिलियंस की बात की गई। इसमें कहा गया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक एनर्जी टूल किट बनाना होगा ग्लोबल लेवल पे, जिससे सबको एनर्जी मिले दुनिया में। इस तरीके की बात जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में कहा गया। ठीक है, ये हो गया आपका G20 से रिलेटेड जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट अगला है कुआलालंपुर डिक्लेरेशन। कुआलालंपुर डिक्लेरेशन 3-4 लेवल पे हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में। कुआलालंपुर उद्घोषणा इसको बोलते हैं। तो पहला जो कुआलालंपुर डिक्लेरेशन हुआ, कुआला KUALA लंपुर डिक्लेरेशन, ये हुआ लॉन्च 26 अक्टूबर 2025 को, यानी लेटेस्ट है। यूपीपीसीएस के लिए एकदम सही समय है ये। मैंने आपको बताया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों का आप पेपर उठा के देखिए, कम से कम आपको 7-8 सवाल मिलेगा करंट अफेयर का, यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 2025 को इन लोगों ने लॉन्च किया कुआलालंपुर उद्घोषणा। किसने? आसियान, आसियान समिट में ये हुआ, आसियान समिट। और ये क्या बात करता है? ये बात करता है थाईलैंड, थाईलैंड और कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया के विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। ठीक है, इसमें कहा गया कि कंबोडिया थाईलैंड के खिलाफ फोर्स का, थ्रेट का, मिसाइल का, इन सब चीजों का इस्तेमाल न करे और थाईलैंड भी ऐसा काम न करे। ठीक है, और अपना अपना जो वो है मिलिट्री है या मिसाइल है उसको हटा ले जहां जहां बॉर्डर पर लगाया है, इसके लिए ये किया गया था। ठीक है, इन्होंने 11 दिसंबर 2025 को भी फिर से इसी पर बात बोली, आसियान वालों ने। 11 दिसंबर 2025 को आसियान का विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। आसियान देश जो हैं, आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 22 दिसंबर को ये सब बातें, 22 दिसंबर को मतलब ये बोला बाद में कि शांतिपूर्ण समाधान हो। ठीक है, एक और लिखिए। अभी हाल ही में 20वां ईस्ट एशिया समिट हुआ था, ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट। इसमें भी कुआलालंपुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, कुआलालंपुर उद्घोषणा को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया?
पीस एंड स्टेबिलिटी इन ईस्ट एशियन रीजन, शांति और सुरक्षा पूर्वी एशिया में और जो आसियान क्षेत्र हैं उसमें शांति और सुरक्षा के लिए ये अपनाया गया। ठीक है, पीस एंड स्टेबिलिटी शब्द याद रखिएगा। नया सदस्य कौन बना है आसियान का? तिमोर लेस्ते। ठीक है, इतना ही रखते हैं। कल हम लोग करेंगे ये वाला, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, आप भी थक जाएंगे, मैं समझ सकता हूँ। इतना रिवीजन करिए अच्छे तरीके से। कल की क्लास में क्या होगा सुन लीजिए। कल की क्लास में 2-4 और डिक्लेरेशन जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। 2-4 नहीं और हैं। और उसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे WHO के हवाले से दुनिया के कौन कौन से क्षेत्र रोग से मुक्त हुए हैं और उसमें नया अपडेट्स क्या है। और एक देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे किसी देश ने पहली बार क्या किया है। जैसे आपने देखा होगा कि इक्वाडोर ने दुनिया का पहला देश बन गया कि उसने ये काम किया। इसकी पूरी एक लिस्ट बनाएंगे, वन लाइनर, जो पीसेस के हिसाब से ज़्यादा काम करेगा और उसमें मेंस के भी पहलुओं पर जिक्र हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रखिए। धन्यवाद। स्पेस था ना?